बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज बात करेंगे खूबसूरती पे, और सिर्फ ख़वातीन की खूबसूरती नहीं, हर इंसान की खूबसूरती पे। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक बात तो मैं बड़ी क्लियरली कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, और हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ये हक़ है कि हम किसी और के ऊपर जजमेंट पास करें। लेकिन अगर इंसान खूबसूरत है और वो अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहता है या अपनी खूबसूरती में ऐड करना चाहता है, तो आई डोंट थिंक कि हमें उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म्स करने चाहिए या नेगेटिव बातें करनी चाहिए। और देखिए, हर इंसान की अपनी बॉडी है, वो जो भी करना चाहता है वो करे। सोशल मीडिया पे अक्सर देखती हूँ कि अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल फेस लिफ्ट करा लिया या कोई ऐसी चीज़ करा दी जो एंटी एजिंग से रिलेटेड है, लेकिन जिस तरह बोटॉक्स करा लिया, फिलर्स करा लिए, तो लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। और मुझे वियर्ड ये बात लगती है कि अजीब ये बात लगती है कि एक तरफ हम लोगों की कुछ कराने पे कमेंट करते हैं, लेकिन अगर किसी के चेहरे पे एज आ जाए, जो एक बड़ी नॉर्मल बात है व्यूअर्स, आप मैं हम सब एज करेंगे ऑब्वियसली। मैं आज वो वाली जुगन नहीं हूँ जो मैं 20 साल की उम्र पे थी, एंड दैट्स फाइन। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उस नेचुरल प्रोसेस में अब जैसे कि ख़वातीन मेकअप लगाती हैं, मर्द हज़रात भी अब हमने नोटिस करना शुरू किया है कि अपनी लुक्स को इन्हांस करने के लिए अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनवाते हैं। अगर बाल गिर जाते हैं तो बाल लगवा भी लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं। ख़वातीन कभी बोटॉक्स, कभी फिलर्स, अगर इन चीज़ों से भी हट जाएँ तो कम से कम फेशियल, नेल पॉलिश लगाना, मेकअप लगाना, ये चीज़ें, बालों को करना, ये सब चीज़ें तो लोग करते ही हैं। अच्छा, मैं वर्ड यूज़ करती हूँ डेंटिंग पेंटिंग, तो लोग अक्सर कहते हैं क्या मतलब, डेंटिंग पेंटिंग से मुराद क्या? भाई देखें, गाड़ी भी जब आप चलाते हैं, अगर उसको कोई डिंग लग जाए या कोई इशू हो जाए या उसका पेंट स्क्रैच हो जाए, तो हम उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं ना। तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हैं तो इसमें क्या इशू है? पहले तो मैंने इस बात को अक्रॉस करना था। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, और हम में से किसी को किसी और की लुक और अपीयरेंस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान फील करता है कि वो अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहता है या उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आना चाहता है, तो वो उस इंसान की बॉडी, उसका जिस्म है, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उसके ऊपर क्रिटिक्स पास करें। लोगों ने ये एंजॉयमेंट के तौर पे एक एक्टिविटी बनानी शुरू कर दी है कि किसी की पुरानी तस्वीर ली, किसी की नई तस्वीर ली, फिर उनकी शक्ल के ऊपर कमेंट किया। और फिर एक और चीज़ कि अगर कोई इंसान एज कर गया है, जैसे कि मुझे याद है कि टॉप गन की जो सेकंड वर्जन निकली थी वो टॉम क्रूज़ के साथ, तो उसमें जो लेडी ने मेन लीड का कैरेक्टर पहली फिल्म में प्ले किया था, उसकी तस्वीर पुरानी वाली और अब की, क्यों, उनकी एज हो गई है और उन्होंने शायद नहीं कुछ अपने आप को ज़्यादा उस पर फोकस किया कि भाई बोटॉक्स शोटॉक्स ये वो इस किस्म की चीज़ें कराएं, तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के थ्रू जो उनकी एज हो गई, लोगों ने वो तस्वीरें साथ लगानी शुरू कर दी और कहीं कि देखो इनके ये तो कितनी बुढ़ी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। एज तो हम सब ने करना है। हम एजिंग को एक इतनी नेगेटिव और बुरी चीज़ बना देते हैं कि जैसे कोई, अल्लाह माफ़ी दे, किसी ने कोई बहुत बुरा काम कर दिया या कोई हराम काम कर दिया है। एज तो हम सब ने करना है। जब बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो फिर एक सर्टन उसकी एक हाइट बनती है, उसकी एक सर्टन काट बनता है, वक्त के साथ वेयर एंड टेयर होता है। ख़वातीन स्पेशली डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं, प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, अप्स एंड डाउन से गुजरती हैं, मर्द भी गुजरते हैं, तो शक्ल, लुक्स, अपीयरेंस चेंज होती हैं। हमने अपना सारा फोकस जो है इस चीज़ के ऊपर डाल दिया होता है कि हाय हाय इसने क्यों कुछ कराया, या हाय हाय इसने क्यों नहीं कुछ कराया। वज़न ज़्यादा हो तो वो प्रॉब्लम है, वज़न कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। मुझे इतनी हंसी आती है क्योंकि जब ऑब्वियसली नूर के बाद मुझे वेट चढ़ा हुआ था, एंड देन मैं अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, और आपको भी पता है बहुत क्लियरली, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, कि मैं आराम से अपना वज़न कम करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि एक दिन मैं सुबह उठूँ और बस मैं फिर भूखी मरनी शुरू कर। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अगर तरीके से वज़न कम करते हैं तो फिर एटलीस्ट आपकी हेल्थ नहीं सफ़र करती। बट मुझे जिम जाने का, फिटनेस का, एक्सरसाइज का, इन सब चीज़ों का शौक़ है। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने लोगों को दिखाना है। अगर ये इशू होता तो जैसे ही बच्चा पैदा होता मैं फ़ौरन ही ना भूखा मरना शुरू कर देती। बट मेरा फोकस अपने बच्चे को फीड कराना, दूसरी चीज़ें होती हैं। खैर, तो पहले सब कहते थे हाय हाय इतनी मोटी हो गई, अब वज़न कम हो गया तो कहते हाय बड़ी कमज़ोर लग रही हो, थोड़ा ख्याल करो। ओ भाई, बंदा करे तो क्या करे,
भाई मैं ये कहती हूँ कि इंसान को वो करना चाहिए जो इंसान का जी चाहता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो या टॉक्सिक हो या जिसके खुदा न खास्ता लॉन्ग टर्म में नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हों। अब बहुत सी लड़कियां जो हैं वो तो 3-4 क्रीमें मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लेती हैं कि हमारा रंग गोरा हो जाए। फिर वो रंग तो कुछ गोरा हो जाता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद मुंह पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, स्किन ग्रे होनी शुरू हो जाती है। ऐसी चीज़ों के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। आपको पता है फ्रॉम डे वन, पिछले 16 साल से 17 साल से मैं मॉर्निंग शोज़ होस्ट कर रही हूँ और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज़ नेचुरल अपनी ब्यूटी को अगर आपने इन्हांस करना है ज़रूर करें। चलें अगर कुछ करना भी है ऐसा, अब जैसे कि वाइटनिंग के इंजेक्शंस लोग लगाना शुरू हो गए हैं। भाई वाइटनिंग के इंजेक्शंस के कुर्तों पे और जिगर पे बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप दिखने में गोरे हो जाते हैं लेकिन आप बिस्तरे में पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज फैक्टर से हट के भी हमें बॉदर करती हैं, जैसे कि आंखों के नीचे हल्के। अब मुझे भी डार्क सर्कल्स की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बचपन से है, और मेरे बेटे हमज़ा को भी। आप अगर उसको देखें तो उसके आंखों की, वो नींद भी उसकी पूरी होती है तो उसके आंखों के नीचे हल्के हैं, मेरे भी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ छाइयाँ। ये दो चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, फीमेल्स को भी मेल्स को भी, क्योंकि सन एक्सपोजर और डिफरेंट चीज़ों की वजह से इश्यूज़ बनते हैं। तो आज स्पेशली व्यूअर्स हमने एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया है जिससे हम सेफ़ एंड पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे और वो हमें गाइड करेंगे कि भाई हम किस तरीके से छाइयों से और डार्क सर्कल से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। देखिए, बहुत मेजर चीज़ें करने से पहले कम से कम अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी करेक्शन की तरफ जाएं। उसके बाद अगर आपको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं और आप मेजर चेंजेस करना चाहते हैं, ज़रूर करें। लेकिन कोई भी मेजर चीज़ कराने से पहले अच्छी तरह से उसके बारे में सोच लें। ये नहीं कि भी मॉर्निंग एट होम पे आपने सुना, सोचा हाँ आज ही जाके करा लेते हैं। सोचें उसके बारे में, उसको कंसिडर करें। देखिए, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी स्किन है, इसमें हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो ये बेहतर आइडिया होगा। क्योंकि याद रखें, आप ये नहीं है कि जिस तरह सांप की स्किन उतर आती है तो एक पूरा नया स्किन का लेयर आ जाता है। हमारी भी स्किन का एक हल्का सा लेयर जो है वो शेड होता है और फिर नेक्स्ट लेयर आ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर कोई मेजर चीज़ अपने आप को कर लेंगे तो वो कुछ दिनों में वापस ठीक हो जाएगी। फिर उसको ठीक होने में टाइम भी लगता है और कभी कभी चीज़ें नहीं भी रिवर्स हो सकती। सो बी केयरफुल। और आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, शाइयाँ जिसको हम कल कहते हैं, मेलाज़्मा, एंड हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स की, यानी कि जो आंखों के नीचे लोगों को हल्के पड़ते हैं और थोड़ा सा जो पफीनेस भी हो जाती है आंखों के नीचे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी सी और बहुत ही टैलेंटेड सी शेफ़ कोमल मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके साथ? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्यूटी की, और ब्यूटी को कुछ आप ऐड करना चाहोगे? अब मुझे भी आइज़ पे उठते साथ ही पफिनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे रो के सोए, स्वेलिंग जिस भी बहुत ज़्यादा। रो के सोया करो ना। नहीं, रो के नहीं सोती लेकिन वो हो जाती है। तो आज डॉक्टर आएगी तो इंशाल्लाह मैं भी हम उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, पता नहीं जो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, हर वक्त हम लोगों की शक्ल पे कमेंट कर रहे होते हैं। भाई सूरत से ज़्यादा सीरत की वैल्यू होनी चाहिए, किसी की पर्सनैलिटी की। कोई कितने अच्छे काम करता है, कितना ख्याल करता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना इंटेलिजेंट है, बिल्कुल ज़िंदगी में उसने क्या अचीव किया है। शक्ल, सूरत, तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली आपको पैदाइश से ही अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती हैं। उन्हीं के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। और ये सोचें कि जब आप किसी की अपीयरेंस के ऊपर नेगेटिव बातें करते हैं तो आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़, अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ की बदतारीफ़ी कर रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह का करम है, लोग यूजुअली मेरे साथ बहुत काइंड ही रहे हैं कमेंट्स में। तो ये मैं कोई अपना पर्सनल वाट नहीं निकाल रही। और जब कभी हुआ भी है कोई बात तो मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट किया उसके ऊपर कि भाई क्या इशू है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है। व्यूअर्स, एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, मर्द भी एज करते हैं, औरत भी करते हैं। फ़र्क ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर मर्द 60 साल का भी हो जाता है तो वो फिर भी हीरो आ रहा होता है। लड़की 35 की हो जाती है तो कहते हैं आए हाय, इसको अब आंटी के रोल में ले आओ, सास के रोल में ले आओ। मैं तो ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जो अब सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक खातून को जानती हूँ जिनकी एज 33 ईयर्स थी। 33 ईयर्स उनकी एज थी और उनको अपने से 15 साल बड़े मर्द की माँ का रोल दिया गया कि भाई अब आप हीरोइन का रोल तो नहीं कर सकती तो आप माँ का कर लें। ऑब्वियसली जो लोग रोज़ी रोटी कमा रहे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन ये जो एक मिसोजिनिस्टिक सोच है इसको हमने चेंज करना है। खैर, इस पे किसी और दिन हम बात करेंगे। कोमल, ये बताइए कि आज बना क्या? आज हम बना रहे हैं चिकन चिली फ्रेंच फ्राइज कढ़ाई। चिकन चिली
फ्रेंच फ्राइज़ कढ़ाई। फ्रेंच फ्राइज कढ़ाई। जी, इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन दोनों को इंक्लूड करके कढ़ाई बनाऊंगी। इंशाल्लाह होप सो अच्छी बनेगी। ये तो मैंने ट्राई कर रही है 100%। इंशाल्लाह। चले रेसिपी की तरफ। इसके लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त 1.5 किलो, आलू 1 किलो, टमाटर 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, काले मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें 12 से 14 अदद, तेल 1 कप और तेल फ्राई के लिए। और इसमें है कि मैंने इसको चिप्स की तरह काट लिया और चिकन जो है उस पर आपने नमक लगाकर उसको आपने फ्राई कर लेना है और चिप्स को भी फ्राई कर लेना है जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑयल में थोड़ा सा सोटे करके और उसके अंदर जो आप नॉर्मल मसाले डालते हैं जिसमें नमक है, काली मिर्च और क्या कहते हैं सुर्ख मिर्च, हल्दी, ये डाल के और इसकी बुनाई कर लें। और बुनाई करने के बाद जो है इसके अंदर आप अपना टमाटर की जो प्यूरी है, क्योंकि मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया, उसकी प्यूरी डाल लें और उसको अच्छी तरह से भून के और उसके अंदर अपने चिकन और अपने चिप्स दोनों इंक्लूड कर लें और इसके अंदर ऊपर जो सी आप हरी मिर्च जो सी है वो बारीक या लंबी काट के और इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सर्व करें। ये बहुत अच्छी बनेगी। आप इसको ड्राई भी खा सकते हैं और रोटियां नान के साथ भी खा सकते हैं। मुझे नानो का कमेंट याद आ गया। मेरी नानो पास्ट हुए व्हेन आई वाज 9, बट उनकी बातें मुझे बहुत याद रहती क्योंकि एक तरह से वो भी मेरी माँ ही थी। बिल्कुल। अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो जब मैं कभी भी कोई ऊट पटांग, मुझे बहुत शौक था ना खाने पकाने का, चीज़ें बेकिंग शेकिंग करने का। तो आज नानू वाली बात याद आ गई। मेरी अम्मी को गज्जो बुलाती थी प्यार से, गजाला या गज्जो, कहती थी गज्जो एक ही रातब बनाती रहती है। तो पता नहीं आज क्या रातब ये लड़की बनाने लगी है। ऑनरी ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा है। जरूर, क्योंकि देखिए फ्रेंच फ्राइज भी मेरे फेवरेट हैं, फ्राइड चिकन हर इंसान को पसंद होती है, लेकिन जब हम उसकी कढ़ाई बना देते हैं अच्छी बनेगी, उसका क्या हाल होता है ये हम देखेंगे। चले जी, आज एक एक्साइटिंग एलिमेंट भी आ गया हमारे शो में। अच्छा व्यूअर्स, मैं ज़रा अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ, आप भी जल्दी से एक अच्छा सा चाय का कप बना के आके बैठे टीवी स्क्रीन के सामने। आज हम बात करेंगे ब्यूटी से रिलेटेड भी, और बाय द वे व्यूअर्स, आज हम रूना लैला साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अ लिविंग लेजेंड, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही होती हैं और पाकिस्तान जब आती हैं तो हमारे लिए एक बड़ा ऑनर होता है, बट अ ब्रिलियंट पाकिस्तानी आर्टिस्ट। तो आज हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अपनी गप्पों में ही मसरूफ़ हो गए, हम भूल गए कि हमने आपसे भी बात करनी है। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज बल्कि शो की शुरुआत में ही मैंने आपसे ये बात इसलिए की कि भाई हम सब का हक है कि हम अच्छे लगें। मेकअप जब लगाते हैं, नए कपड़े लेते हैं, बैग्स लेते हैं, जूते लेते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। ज़रा सा अगर अपने फेस की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कुछ कर दें तो एक स्यापा पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अपनी शक्ल मुख्तलिफ कर लें या एक और इंसान बन जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो भी आपका जी चाहता है तो आपका चेहरा है, जो जी चाहता है करें। बस प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर या ऐसे बंदे के पास जाएं जिसको अपना काम आता है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी लोग 2-4 कोर्सेज लेके इस काम को स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई एज सच बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज़ की, और फिर प्रॉब्लम बनती है। इसीलिए हम उन लोगों को शो पे बुलाते हैं जिनको हम पर्सनली भी ट्रस्ट करते हैं। कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, छाइयाँ, जो भी आप उसको बुलाना चाहें, और फिर डार्क सर्कल्स यानी कि आंखों के नीचे हल्के और आंखों के नीचे सोजन भी बहुत से लोगों को होती है कि मतलब आंख के नीचे डार्क सर्कल भी होता है और वो स्वेल भी हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हर दूसरी लड़की और लड़का, अब मैं मर्द औरत की इसलिए नहीं बात करी कि मतलब ओल्डर जनरेशन तो सेकेंडरी चीज़ है, यंग बच्चे आर कंप्लेनिंग ऑफ पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। देखें, उसमें सबसे पहले आपको कॉजेज़ की तरफ जाना पड़ता है कि क्यों वजह की हो, वजह क्या बन रही है इतने यंग खास तौर पर बच्चों में। अब उसमें सबसे पहली जो वजह है क्योंकि एक जब एज आती है टीनेजर्स पे तो बच्चों और बच्चियाँ बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि सब हमें अच्छा लगना है, और फिर एक कॉम्प्लेक्स भी है कि जी गोरा होना है।
उस चक्कर के अंदर लोग जो भी ऑन काउंटर चीज़ें अवेलेबल होती हैं या किसी ने रेकमेंड कर दिया, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है कि जी इसने कह दिया ये क्रीम लगा लें या उसने कह दिया ये लगा लें। अब वो उनको नहीं पता, वो ये समझते हैं कि सिर्फ जो मिक्स क्रीम्स हैं उसके अंदर ही स्टीरॉइड्स और मर्करी हैं, जबकि ऑन द काउंटर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मर्करीज और स्टीरॉइड्स हैं। और डॉक एक और प्रॉब्लम भी है। एक तो आप जो बात करिए ना, जो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत भी होती है इस चीज़ पे, क्योंकि मॉर्निंग शो की वजह से रैंडमली भी लोग आके कहते हैं आप ही आपसे नहीं। दो मैंने वजूहत देखी हैं, एक तो कि जो नॉनसेंस अपने चेहरे पे लगाती हैं, दूसरा सन डैमेज, और तीसरा मिक्स क्रीमों का जो वाइटनिंग का करने की कोशिश करते हैं और फिर वो वाइटनिंग हो तो जाती है, उसके बाद फिर स्किन ग्रे हो जाती है, एक्नी हो जाती है, Exactly. मुंह पे बाल आ जाते हैं और छाइयाँ भी। बट क्योंकि बिल्कुल। बाकी चीज़ें इतनी सवेयर होती हैं तो वो वाली छाइयाँ बंदे को बाद में हिट करती हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं पिगमेंटेशन के साथ, उसमें 90% बैकग्राउंड में ये क्रीम्स जो है ना वो कल्प्रिट होती हैं। अच्छा, मेरी तो छाइयाँ यहाँ पे पड़ी नूर की प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे याद है एक दिन मैं धूप में बैठी हुई थी इन नथिया गली, और वहाँ पे मुझे लगा जैसे एकदम से, मैं पता नहीं अपने हस्बैंड से बातें करती, अपने बाकी बच्चों से खेल रही थी, मुझे ना एकदम से जलन महसूस हुई। मैं कहा है, धूप में बैठी थी और मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद वो निशान बने, वो निशान फिर ज़रा हल्के हुए और फिर वो परमानेंट यहाँ पे और यहाँ पे छाइयाँ पड़ गई। अच्छा, अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप प्रेगनेंसी के अंदर हैं तो उसमें जो बच्चा है उसने आपसे सब कुछ ले लेना है, ठीक है। जो शॉर्टेज होती है वो माँ में होती है। हमारे यहाँ जो माएँ हैं वो प्री नेटल्स जो मल्टीविटामिन्स हैं वो बिल्कुल नहीं लेती, आयरन्स बिल्कुल नहीं लेती हैं, ठीक है। एक वजह वो होती है कि प्रेगनेंसी के अंदर आप ओवर सेंसिटिव वैसे भी हुए होते हैं। फिर आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं, जब आप अगर फ़र्ज़ करें नॉर्दर्न की साइड पे जा रहे हैं तो आप क्योंकि सतह समंदर से काफ़ी ऊपर हैं, तो जब आप ऊपर हैं तो उसमें बेसिकली सन रेज़ आपके लिए ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, ठीक है। वो अब आपको क्योंकि सन ब्लॉक आपने नहीं लगाया हुआ था, जो कि अगर हम इस भी एल्टीट्यूड पे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बैठे हुए थे पैटियो के अंदर, उस वक्त धूप नहीं आ रही थी, धूप फिर आपको पता ना सन की डायरेक्शन जब चेंज होती है तो बाहर कप पे मजाक है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मेरी तबीयत उन दिनों काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड एक तरह से वो ना बहलाने के लिए मुझे, और अब मैं हसन के साथ खेल रही हूँ, फिर हमजा आ गया, फिर हम किताबें पढ़ना शुरू हो गए। वो जो कहते हैं ना, एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कब धूप इस तरफ आई, और आपको पता है जब ठंडी धूप, ठंड में धूप वैसे भी दिल कर बंदा वैसे इतना एंजॉय करता है कसमें। और वो एक दिन नहीं मुझे सिर्फ याद है जब ये हुआ है, और उसके बाद ये हुआ है, और फिर मैं इतनी, अब उसमें होता है कि जब आपका हुआ तो अक्सर लोग ये समझते हैं अच्छा थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये चली जाएंगी। मुझे यही तो कहा ना मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने यही तो कहा कि जुगन तुम ये प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ती हैं, चली जाएंगी। नहीं, असल में इनको जितना जल्दी आप देखें, एज सून एज यू नोटिस देम, उनको जितना जल्दी आप ट्रीट करने की कोशिश करें, रिवर्स हो जाता है, वो जल्दी रिवर्स हो जाएगा। जितना आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और ये एक दूसरी जो मेजर रीज़न है वो यही होती है कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। ये एक पहली वजह मिक्स क्रीम साथ जो बच्चियां और बच्चे दोनों में होती है, और जो आमतौर पर मिडिल एज की ख़वातीन आती हैं उनमें वजह यही होती है कि पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री वो भी है, प्लस ये कि प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि अब आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसका बहुत कॉमन है कि आपको डेफिनेटली छाइयाँ पड़ेंगी। अब आपने उससे कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, आपने पोस्टमार्टम पीरियड में कुछ नहीं लिया, आपने पूरा इंतज़ार किया कि अब आपका हशर नशर हो जाए। अब जितना टाइम, अनफॉर्चुनेटली जो पिगमेंटेशन है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ट्रीट करना। हर चीज़ ठीक कर लेते हैं डॉक्टर्स, ये बड़ा मसला है। ये हो जाती है ठीक, स्कारिंग भी बेहतर हो जाती बिल्कुल, है, लेकिन ये बहुत पिगमेंटेशन होती है। बिल्कुल, मैंने ऐसे पेशेंट्स जो बहुत पेशेंटली इसको ट्रीट करते हैं, यस उनकी होती है। बहुत सब्र आजमा काम है, जितना ये हमारे लिए सब्र रिक्वायर्ड है उतना ही पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर आप में हौसला है कि कुछ आप अरसा चल सकते हैं साथ, तो बिल्कुल मैंने जाते देखी हैं। ओके, नाउ मुझे इनकी ट्रीटमेंट्स बताएं, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या करेंगे। पर डॉक्टर साहिबा प्रॉपर बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड एक्सपेंस भी, क्योंकि देखें हर बंदा
लाखों की ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड करता, हज़ारों की भी मुश्किल हो जाती है। देखें, अगर आप ऑन काउंटर क्रीमें भी लेने जाते हैं, जो लोग मिक्स क्रीम्स बनाते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है वो 7-8 हज़ार की तो महीने की वो लगा ही रहे होते हैं, लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो वो डैमेजेस ले रहे हैं वो उसके अलावा हैं। जो सबसे ज़्यादा मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है दैट इज़ PRP। वो आपके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा आपके नए स्किन सेल्स को बनाएगा, ठीक है। तो जो आपने ऊपर से लेयर वेयर ऑफ कर दी है, जो आपने थिनिंग कर दी है, चाहे कोई भी रीज़न हुई है, आपने केमिकल पील्स करवाए हैं। एक और बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो आजकल मैं फेस कर रही हूँ कि लोग केमिकल पील्स करवा के आ जाते हैं, इतने बुरे हालात होते हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा डैमेजेस होते हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। उसके बाद जो पेशेंट को ट्रीट करना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं एक चीज़ बहुत यहाँ पे मैसेज भी देना चाहूँगी, केमिकल पील्स एशियंस के लिए नहीं है। आपको कोई भी कहता है प्लीज़ मत करवाएं, मैंने बहुत ज़्यादा की हैं पील्स, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में किसी भी पेशेंट की करते हैं, देखिए उसके बाद आपकी केयर होती है एटलीस्ट 4 वीक्स। आपने सन एक्सपोजर नहीं लेना, आपने चूल्हे के आगे नहीं जाना। यहाँ की कौन सी औरत कर सकती है? पॉसिबल है, ठीक है। आई मीन इवन दो मतलब आई डोंट कुक माई सेल्फ एवरी डे, हर रोज़ नहीं मतलब मैं वर्किंग लेडी, तो हमारे जो कुक है बख्तू भाई अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इज़ अ वंडरफुल पर्सन, लेकिन किचन में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो मैं जाती हूँ। नहीं, और सन एक्सपोजर नहीं ना आप अवॉइड कर सकते। चलें, अगर वो है, आप निकल रहे हैं बाहर, अब उसके बाद आप 4 हफ्ते कैसे अंदर बैठेंगे? और अगर आप अंदर नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने केमिकल पील से क्या किया, आपने लेयर उतारी है, ठीक है। अब उसके बाद जो डैमेज होता है वो आप यकीन करें कि इतना हमारे लिए अजियतनाक होता है उसको ट्रीट करना कि किसी को हद नहीं। हर दूसरा बंदा उठ के जी फलाने मैं डॉक्टर के पास गई, उसने केमिकल पील कर दी, मैं फलाने डॉक्टर के पास गई, केमिकल पील कर दी। मैं बार बार समझाती हूँ कि पाकिस्तानियों और एशियंस के लिए पील्स नहीं हैं, डोंट गो फॉर देम। बहुत और अच्छे प्रोसीजर्स हैं जिनमें PRP बेस्ट है, क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा है, PRF है, वो बेहतर फॉर्म है प्लाज्मा की PRP की, दैट इज़ प्लेटलेट रिच फिब्रिन, वो बहुत अच्छी फॉर्म है। इसके अलावा अगर आपने करवाना है और अगर हमें लगता है कि रेजिस्टेंट हो रही है उसके साथ, फिर वेदर वी कंबाइन दैट विद मीज़ो में होती हैं कि आपकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कॉम्बिनेशंस बने होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है विद नैनो नीडल्स, बहुत छोटी 3 mm की नीडल्स होती हैं, उनके साथ इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं लेज़र्स, जिसमें CO2 लेज़र भी है, पीको लेज़र भी है, क्यू स्विच भी है। 2D क्या है, 3D क्या है, 4D क्या है, ये डीज का बहुत मैं उस दिन कुछ पढ़ रही थी। वो हाइफू के साथ है, ठीक है। हाइफू इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो होती है कि आपने कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए फेस स्लिमिंग में भी यूज़ होती है, एंटी एजिंग में यूज़ होती है, ठीक है। डीज बेसिकली आप ये कह लें कि उसकी लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कि उसकी इंटेंसिटीज़ और लाइंस हैं। जब वो इनिशियली आया था तो दैट वाज 1D, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते अब 7 हुआ, और उसमें फिर आई थिंक स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप में ये किया, दूसरे में ये किया, तीसरे में शायद कोई और उन्होंने किया। नाउअडेज वी आर डूइंग 7D। बेड़ा गरक मतलब कि वो बंदा सारा दिन ही वहाँ पे रह जाता है फिर। नहीं, उसमें बेसिकली लाइंस होती हैं, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली मोर इफेक्टिव। अगर आप कंपेयर करेंगे 1D को 7D के साथ, तो जो 1D के साथ रिजल्ट्स आपको 3 या 4 सेशंस के बाद आने थे, वो 7D से आपको एक ही सेशन में मिल जाते हैं। वंडरफुल, ठीक है। तो ये तो हो गई पिगमेंटेशन, बट कोई ऐसी और क्या कुछ खाना भी पड़ता है इसको ख़त्म करने के लिए? यस, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत स्ट्रांगली देखिए ना, रेकमेंड करती हूँ। हर बंदा जो है, आई एम सॉरी डॉक्टर साहिबा, हर बंदा अपनी ऊपर वाली बात करके ना मुका देता है बात कि ये बार बार हमारे पास आते रहेंगे, कराते रहेंगे। देखिए अगर डैमेज अंदर से निकल रहा है बिल्कुल, तो वो तो बार बार आता रहेगा, तो आप उसको ठीक करेंगे, फिर 3 महीने बाद मसला हो जाएगा, फिर आएंगे। कोई ऐसी चीज़ भी तो बताए ना कि एटलीस्ट वो चीज़ ख़त्म हो जाए। उसको जैसे लेज़र बंदा कराता है हेयर रिमूवल, तो साल में फिर एक दफ़ा आप आके उसको रीडू करा लेते हैं ताकि एक मेंटेनेंस रहे, राइट? बिल्कुल। तो उसी तरह कुछ ऐसा बताएं जिसपे एटलीस्ट मसला तो मुके और बंदे को पता है कि भाई हर साल में एक दफ़ा या 2 साल के बाद मैंने ये एक चीज़ फिर से जाके करानी है ताकि वो मेंटेन रहे। देखिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जिस वक्त आप पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले कॉज रूल आउट करते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है या यंग बच्चियां हैं जिनमें अगर फर्स्ट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब है और ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, तो उसमें मेरी पहली जो आपके लिए प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि उनको आयरन्स दी जाए, ठीक है, प्लस साथ विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि विटामिन B12 की शॉर्टेज पिगमेंटेशन के लिए बहुत बुरी होती है।
ठीक है। आप जब विटामिन B12 भी आप पूरे करते हैं, विटामिन B12 को अक्सर बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं और उनको आइडिया भी नहीं होता कि विटामिन B12 क्या रोल प्ले कर रहा है। और विटामिन सी की ज़रूरत होती है आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम में, और अगर आप उसको कैल्शियम, अब अक्सर लोग क्या कहते हैं, आयरन ले रहे होते हैं और साथ में दूध पी रहे होते हैं, भाई कैल्शियम आयरन को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। तो कुछ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आई एम श्योर कि मैम आप तो एक्सप्लेन करके लोगों को बताते हो कि जी इस टाइम लेना है ये वो, बट व्यूअर्स कहीं पे भी जाएं और अगर आपको कहा जाए कि जी ये वाली आपने दवाई लेनी है या मल्टीविटामिन आपने लेनी है, इनकी भी अब्जॉर्प्शन के लिए कुछ तकाजे होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मुझे कहेंगे कि जी मैं भूल गई थी, मैं रात को ले रही थी। मत लें रात को, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अर्ली टाइमिंग्स में ब्रेकफास्ट के बाद लें, बेस्ट खाली पेट, ठीक है। आयरन नहीं, खाली पेट नहीं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, अच्छा। ठीक है। ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट पे थोड़ा ध्यान दिया करें, जितना डिनर पे ध्यान देते हैं ना वो ध्यान को शिफ्ट कर दे ब्रेकफास्ट पे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपने उस वक्त लेने हैं। और अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि अच्छा जी हमने तो दूध के साथ मल्टीविटामिन लिए और हमें अब कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हमें ये हो रहा है। आप गलत तरीके से एक चीज़ ले रहे हैं, आप उसको समझें कि आपने लेनी कैसे। जब हम लिख के देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करें। नहीं आपके हमारी बात सुनने को दिल करता है या नहीं याद रहती है तो इवन आप उसके पैक पे भी पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें तो उसके ऊपर भी लिखी होती हैं। अच्छा, ये तो पिगमेंटेशन का हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ रिजॉल्व करें। हल्के क्यों पड़ते हैं? स्ट्रेस। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा छोटा बेटा हमजा जब से पैदा हुआ है, जब से वो 1.5-2 साल का है, उसकी आंखों के नीचे जेनेटिक्स देखें, पहली वजह स्ट्रेस एक वजह नहीं होती, एक वजह कभी भी नहीं होती है किसी भी चीज़ के पीछे, ठीक है। स्ट्रेस इज़ द वन ऑफ द मेजर कॉज, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है गैजेट्स का, ठीक है। ज़ाहिर वो आपकी आंखें स्ट्रेस्ड आउट हो रही हैं। उसके अलावा आपके नींद का पैटर्न अगर फर्ज करें, फिजिक आप उस स्ट्रेस की नहीं बात करें जो एक इमोशनल स्ट्रेस को है, फिजिकल स्ट्रेस जो हम डालते हैं, जो आप आंखों पे जो स्ट्रेस डाल रहे हैं, आपके सामने गैजेट्स हर वक्त रह रहे हैं, रात को सोते हुए भी आपको इर्द गिर्द बच्चों से ज़्यादा अगर गैजेट से प्यार है तो वो फिर ज़रा ज़ाहिर है कि इफेक्ट आएगा। कंसिडर करना चाहिए इस बात को, क्योंकि बच्चे अगर पैदा कर ही लिए हैं तो फिर उन पे तवज्जो भी दे दें। बिल्कुल, तो उसमें अगर आपने रात को ये कि देखना है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है तो फिर वो सारी दुनिया के हल्के आपके ज़ाहिर आंखों के नीचे होंगे। दूसरी वजह डेफिनेटली जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स में आ रहे हैं तो अच्छा, उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि डेप्थ में होते हैं, ठीक है। 2-3 तरह के आपको डार्क सर्कल्स मिलेंगे। एक वो जो कि पिगमेंटेडली वो डार्क है, ठीक है। एक वो है जो हॉलो होने की वजह से आपको डार्क लग रहे हैं। अच्छा, जो हॉलो होने की वजह से डार्क हो रहे हैं तो सोल्यूशन ऐसे है, और वो ये कि आप आएँ और फिलर डलवा लें, ठीक है, ठीक है। वो तो इंस्टेंटली हम जैसे ही फिलर डालते हैं इमीडिएट रिजल्ट होता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 10 दिन बाद आएगा। फिलर्स यूजुअली 1 साल से लेकर 1.5 साल तक लास्ट करते हैं। हम अंडर आई में कभी भी परमानेंट फिलर नहीं डालते और ना कभी डलवाए कोई, ठीक है। अंडर आई के लिए हमेशा आप डिज़ोल्वेबल फिलर्स ही डलवाएं, वही बेस्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर पफिनेस है, ठीक है। अब पफिनेस की कॉज क्या होती है? सूजे भी और डार्क भी, हाँ। अब वो बेसिकली ऐसे लोगों में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। वो लोग जो बाहर की खुराक खा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उसमें वाटर रिटेंशन होना, सॉल्ट रिटेंशन होने की वजह से वो पफिनेस वहाँ पर अच्छी खासी हुई होती है, या डायबिटिक पेशेंट्स में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तो एक पर्सनली भी जो मैंने चीज़ नोट की है कि मेरी आंखों में स्वेलिंग सिर्फ तब होती है, एक तो जब मैं बिल्कुल सोने से पहले कुछ खाती हूँ, और अगर वो नमकीन चीज़ हो, सॉल्ट रिटेंशन। क्योंकि होता ये है कि देखिए आप अगर नमक को भी की एक ढेरी डालें और उससे दूर भी पानी रखेंगे ना, तो वो आहिस्ता 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 वो उसको ऑब्जॉर्ब कर जाएगा। नमक बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कराता है, और रात को अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो कोई मीठा शीठा नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन एन अगर आपने रात को 11 बजे सोना है और आप 11:15 बजे जो है खाना खा के नमक से भरी हुई चीज़ें सो रहे हैं, और अक्सर लोग स्नैकिंग कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी लाइक वो फ्राइज़ वगैरह पकड़े होते हैं या चिप्स पकड़े होते हैं, और वो स्नैकिंग का वही टाइम होता है कि जी मिडनाइट डील्स चल रही हैं। अब वो सारा सब कुछ, अब आप उसके बाद आप जंक खाएं और आपके फेस पे फ्रेशनेस हो, ये कैसे हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। आपके चेहरे पे वही नजर आएगा जो आप खाएंगे, जो आपका सोल्यूशन क्या है मेरी जान? एक तो आपने कहा कि अगर हॉलो हैं तो हमने उसके अंदर फिलर कर सकते हैं। अगर एक्चुअली डार्क पिगमेंटेशन है या फिर स्वेलिंग एवरी डे होती है सुबह, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपकी पहले हम आते हैं कि अगर डार्क है, अच्छा डार्क में अक्सर लोग आके हमें ये कहते हैं कि जी मैं तो विटामिन सी का सीरम लगा रही हूँ, वो कुछ नहीं करेगा, आप लगाते जाएं, ठीक है। अब अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है।
आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसमें कैफीन बेस्ड जो भी सीरम होगा वही इफ़ेक्टिव होगा सिर्फ, इसके अलावा और कोई सीरम आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। प्लस ये कि अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे आप विटामिन B12 अगेन, ठीक है, प्लस आपका विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन D की शॉर्टेज की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। भाई विटामिन D वंस अ मंथ आप ले लें, वो जो एक कैप्सूल होती है, आप इजी हो जाएंगे, मतलब एटलीस्ट वो तो लेना, क्योंकि देखिए सन एक्सपोजर से भी हमने बचाना है कि पिगमेंटेशन ना हो। सन एक्सपोजर नहीं होगा तो विटामिन D नहीं मिलेगी। विटामिन D कुछ खाने की चीज़ों में मिलती है, जैसे कि अंडे की जर्दी में, बट कौन कौन अंडे देखिए जो बात ये है कि हम जो कुछ मर्जी कर लें, दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान होगा जो बैलेंस डाइट खाता हो। मुश्किल है ना, तो फिर आपने उसको कवर करना है किस तरह से? मल्टीविटामिन्स किस लिए बने हैं? ठीक है, इसीलिए वो बनाए गए हैं कि बनाने वालों को भी पता है और डॉक्टर्स को भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बंदा बैलेंस डाइट लेता हो। तो उसको आपने किस तरह से करना है कवर? आपने इसी तरह करना है कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये चीज़ें मेरी डाइट में शॉर्ट हैं, आप वो चीज़ें लेना शुरू करें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप ग्रीन लीफ की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो तो खैर हम वैसे ही जिस तरह पकाते हैं भून के हम तो बेड़ा गर्क कर देते हैं चीज़ों का, मतलब उसमें कोई क्या उसमें रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें लग भी रहा होता है कि हम खा रहे हैं जी, हम तो बहुत शौक से पालक भी खाते हैं, हम बहुत शौक से साग भी खाते हैं, हम बहुत शौक से आयरन कंटेनिंग चीज़ें खाते हैं, लेकिन हम उनका हाल करके क्या खाते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं बचता। सो आई गेस इन कंक्लूजन हम यही कहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, अगर आपने अपनी अपीयरेंस को अच्छा करना है तो पहले अपनी खुराक और अपनी जिस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो जैसे कि डॉक्टर साहब आएँ, किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, उनसे गाइडेंस लें, वो आपको हर तरीके से फिर गाइड करेंगे कि भाई ये आपने खाना पीना है, ये आप मल्टीविटामिन्स ले लें और इसके साथ हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। कोई भी चीज़ आप इंडिपेंडेंट सिर्फ करेंगे ना, कभी कभी जब मामला ख़राब हो जाता है व्यूअर्स, तो कॉम्बिनेशन में चीज़ें करनी पड़ती हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका स्पेसिफिकली जो हाइड्रा फेशियल आप लोग करते हैं अपने क्लिनिक पे, वो बहुत रिनाउन है, वेल नोन है, तो मैं चाहूँगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम शो पे आएँ तो अपनी टीम को ज़रूर लेके आइएगा। हम ऑन एयर जो है इंस्टेंट रिजल्ट्स व्यूअर्स को दिखाएंगे। और व्यूअर्स, अब हाइड्रा फेशियल या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये इन्वेसिव नहीं होती, इसमें कोई सुइयाँ वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, तो लोग जो इन चीज़ों से घबराते हैं कम से कम ये वाली चीज़ें तो कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा बच्चा,
सारा रजा खान हमारे साथ हैं। Thank you. इनकी आवाज़ सुनते ही, चेहरा तो अपनी जगह है लेकिन इनकी आवाज़ सुनते ही इंसान को एक सेकंड में पता चल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। साथ Thank you साथ so हम much. अपने साथ-साथ। टैब को भी बिल्कुल, भन बिल्कुल। रहे हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी भी हमने पूरी करनी है। और साथ साथ अपने म्यूजिशियंस को बता अच्छा, दें लोग कहते हैं कि क्या डॉटर बजाएं? ऑफ पाकिस्तान, मैं कहती हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ मेरी भी ये औलाद से ही है क्योंकि करियर की इनकी शुरुआत से ही मुलाकात रही, लाड रहा, प्यार रहा, लेकिन फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है ना क्योंकि मैं इसको अपनी बेटी करती हूँ लेकिन इसकी अम्मी जब मुझे नजर आती है तो मैं उनको ऐसे जाके लिपटती हूँ कि जैसे वो मेरी अम्मी। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ताल्लुक है हमारा। लेकिन जिस शख्स के साथ बिल्कुल भी मेरा कंफ्यूजिंग ताल्लुक नहीं है वो रियाज खान साहब हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट होस्ट, एंकर पर्सन, रेडियो पाकिस्तान, स्टेट और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एंड जनरली टेलीविज़न के साथ प्राइवेट चैनल पे भी बहुत काम किया है इन्होंने। आज इनको हमने स्पेशली इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लगते हैं ऑफ द होल इंडस्ट्री एंड अदरवाइज ऑल्सो। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों की इनके पास नॉलेज है। लेकिन आज स्पेशली हमने रूना लैला साहिबा के बारे में इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज लवली वर्ड्स आई मस्ट से। जी सर, देखें आपका जो काम है और जिस कैटेगरी में और जिस तरीके से आप काम करते हैं आप इनकम्पेरेबल हैं। इट्स ट्रू बिकॉज आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतने आसान अल्फाज में इम्पार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग जब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं अबाउट थिंग्स दैट दे नो, वो बड़े एरोगेंस के साथ देते हैं। आप जितनी हम्बलनेस और प्यार के साथ लोगों के साथ डील करते हैं कोई रियलाइज ही नहीं करता कि कितने बड़े स्टार के साथ हम बैठे हैं। बहुत सारा शुक्रिया। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। एंड देन प्यारे प्यारे से मेरे भाई, कुछ सीनियर्स कुछ जूनियर्स, लेकिन हमारे म्यूजिशियंस के बगैर तो हमारा शो हमेशा ही इनकम्प्लीट रहता है। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब हैं बेस गिटार पे, जग्गू खान है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जग्गू खान और जुगन काजिम कई पुराने कुंभ के मेले में खोए हुए भाई बहन हैं। जग्गू खान ऑन द ढोलक, देन वी हैव इरशाद हुसैन ऑन द तबला, वी हैव तौकीर हुसैन ऑन द कीबोर्ड, वी हैव सिकंदर अली ऑन द ड्रम, देन वी हैव असद असलम ऑन द साउंड एंड वी हैव साहिल रजा ऑन द साउंड एज वेल। तो इन सब को हम वेलकम करना चाहेंगे। इनके बगैर आपकी मोहब्बत में सुबह सुबह आते हैं, सुबह सुबह आते हैं। और बात यह कि मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है रियाज साहब, अभी हम ऑफ कोर्स रूना लैला साहब की तरफ जाएंगे। मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख होता है वो ये होता है कि इन लोगों के बगैर हमारा शो नामुकम्मल होता है। बेशक देखें, आप सिंगर चेंज कर सकते हैं, यू नो दैट सारा, लेकिन म्यूजिशियन और एक अच्छे म्यूजिशियन की सपोर्ट के बगैर, वेदर इट्स द तबला, वेदर इट्स द गिटार, वेदर इट्स द फ्लूट, व्हाटएवर, आपकी वो ट्रिब्यूट नहीं उठता, आपके उस सिंगर का गाना नहीं उठता, कुछ भी आप करना चाहें। So true. आप देखें 90% शोज में आपके म्यूजिशियंस ही म्यूजिक। एलन डिजेनरस ने अपने जो अमेरिका की बहुत बड़ी होस्ट हैं, उनकी तो एंट्री म्यूजिक पे होती थी, एग्जिट म्यूजिक पे होता था, हर बात Exactly. म्यूजिक पे होती थी। एग्जैक्टली तारिक अजीज साहब, मतलब हम किसी की भी बात करें, इसीलिए तो हम इनके बगैर कहीं जाते नहीं हैं। और इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि नाम जरूर लेना चाहिए बिकॉज ये वो ग्रेट लोग हैं सो ट्रू, जिन्होंने बहुत से लोगों को ग्रेट बनाया है। एग्जैक्टली। और हमारे कॉन्सर्ट में सबसे पहले अनाउंसमेंट्स हमारे उस्ताद दादम की होती है। सारी टीचर्स हैं गॉड हमारे। ब्लेस यू गाइस, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और रूना लैला साहिबा को आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं व्यूअर्स पेश, क्योंकि देखें अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब आर्टिस्ट दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तब सारे चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान जिसका बॉडी ऑफ वर्क इतना ज़्यादा है, जो बड़े सग़ीर की एक इतनी बड़ी प्लेबैक सिंगर, एक इतनी बेहतरीन परफॉर्मर, एक इतनी फैबुलस आर्टिस्ट हैं, हम क्यों नहीं उनको ट्रिब्यूट पेश करते? तो हमारी कोशिश होती है, स्पेशली क्योंकि हम स्टेट चैनल हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है, यहाँ से बड़े लोगों ने अपने करियर्स को स्टार्ट किया है। तो जब लोग अपने करियर के इतने पीक पे इतना वक्त दे चुके हो तो उनको ट्रिब्यूट देना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने सोचा रूना लैला साहिबा के बारे में आज बात करेंगे। पाकिस्तान में रहती थी, फिर आप बांग्लादेश मूव कर गई, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन एरियाज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव करती हैं और एज गेस्ट भी आपको अक्सर बुलाया जाता है। तो सर, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमारी, आप हमें बताइए खान साहब कि रूना लैला साहिबा की जर्नी क्या है? बहुत सारा शुक्रिया पहले तो, और बहुत अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप फ़नकारों को शाबाश देती हैं उनकी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है।
आर्टिस्ट कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, सर मैं कम चाह से रही हूँ कम मुझे भी कभी कोई शाबाश दे दे जिंदगी देनी में। चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये कि देनी नहीं, चाहिए। अभी तो बड़ा काम करना है, कुछ औकात नहीं है हम में से किसी की, लेकिन जुगन जी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, उसके बाद उसको शाबाश देने का, उसके ट्रिब्यूट्स करवाने का, उसको मेडल्स देने का, उसको प्राइड ऑफ डैश मेरे डैश डैश प्रोड्यूसर देने ने का। कान में उमर जावेद साहब ने कहा जुगन शाबाश, चलो हमने तुम्हें शाबाश दे दी। थैंक यू सर, बड़ी आपकी मेहरबानी है कि 16 साल के बाद आपने शाबाश दे दी। अरे उसका फायदा कोई नहीं होता, उसका मतलब वो बंदा तो चला गया ना। तो जो कुछ करना है, अगर किसी से आई लव यू भी कहना है तो भाई उसकी जिंदगी में कहें ना, सर उसके जाने के बाद तो ना मैं कहें। शादीशुदा हूँ और नहीं, आप तो प्यारी बहन है। बट चलो सारा मैं मान लेता हूँ। चले भैया मान आई लेता हूँ। लव यू। भैया, यस, ये ज्यादा बेहतर है। वी ऑल लव एंड टिकी पैक आई लव यू। छोटा सा ये टिकी पैक आया था मेरे जी पास ठीक सालों है। पहले। नहीं, इसको भी मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, है ना। इस सबका छोटा टिकी इस बैग। मिनी पैक को मैं बहुत पुराना नहीं, जानता मसला हूँ। पता है क्या, हम पुराने हो गए, अब वो जवान हो गए तो हमें अब वो भी बेचारी पुरानी लगना शुरू हो गई है। मसला ये है ना, वो तो बच्चा सा था। अच्छा बिल्कुल सर, ठीक है रूना जी। लैला रूना साहब। लाल जी की बात हम करते हैं। 1952 में ये पैदा हुई सिलहट में, और सिलहट उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था। उस वक्त वो मशरक़ी पाकिस्तान था, और इनके अब्बा जो थे वो कराची में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे वो, वहाँ पर पली बड़ी, और इन्होंने म्यूज़िक बाकायदा सीखा। इंडस्ट्री में रूना लैला अकेली नहीं थी आई, बल्कि इनकी बड़ी बहन थी दीना लैला। ओके। रूना लैला और दीना लैला ये दो बहनें थीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नहीद अख्तर और हमीदा अख्तर दो बहनें थीं जो इंडस्ट्री में आई थीं। हमीदा अख्तर घर की हो गई, और दीना लैला भी इसी तरह से बहुत जल्दी उन्होंने घर बसा लिया। अच्छा, बट रूना लैला साहिबा आपने यानी कि वो बाकायदा सीख के आई, ये नहीं बाकायदा है सीख मतलब ये एक प्लान था। बिल्कुल प्लान था, और ये वो वाला घराना था जिसमें म्यूज़िक सीखना कोई बुरी बात नहीं थी, जिसमें रक्स सीखना कोई बुरी बात नहीं चलें, शुक्र थी। है। इन्होंने रक्स भी सीखा और इन्होंने गाना भी सीखा, और सीखने के बाद ये आई। कमाल ये है कि ये 64 या 65 में एक फ़िल्म आई, जुगनू उसका नाम था। उसमें इन्होंने एक बच्चे की आवाज़ में जो था, बच्चे की गाना था, लेकिन वहाँ से कोई मारूफ नहीं हुई। 66 में इनकी एक फ़िल्म आई, और 66 में यानी 14 साल की लड़की थी तब ये, और 66 में इनकी जो आया गाना आया, और उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, वो वाला, वो 66 में इनका सॉन्ग आता है, और वो आया, और फिर ये छा गई। 66 में ये फिर छा गई, ये फिर छा इस तरह से गई। 74 तक ये पाकिस्तान में रहती हैं, फ्रॉम 66 टू 74। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन इनको बुलाता रहा है बहुत सारी जगहों पे, अदरवाइज़ भी आती जाती रही, बट 74 में ये बांग्लादेश मुंतकिल हुई। बांग्लादेश। हाउ कम, उसका रीज़न क्या था? वो रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है ये चूँकि बंगालन थी, अच्छा, ये चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक़ था, और फिर अपनी फैमिली के साथ ये 74 में वहाँ पे मुंतकिल हो गई। अच्छा, माइग्रेट कर गई। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि रूना लैला साहिबा ने हमेशा पाकिस्तान को उतना ही ओन किया जितना वो बांग्लादेश को करती हैं। इसीलिए आज एज अ पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी एंड ऑनेस्टली एज एन इंडियन आर्टिस्ट भी हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन आर्टिस्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई शक बर्रे-सगीर की, शी इज़ नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी ये और बर्रे-सगीर की आर्टिस्ट कहने में आपने बड़ा अच्छा इनके इंट्रोडक्शन में कहा सर कि वो आपने बर्रे-सगीर। मुझे कहा था कहने के लिए, मैं तो बांग्लादेश कह रही थी, आपने मुझे क्लियर करेक्ट किया था कि जुगन नहीं, ये साउथ एशियन आर्टिस्ट है, Yes. क्योंकि उन्होंने इक्वली हर जगह परफॉर्म इन्होंने इंडिया में भी गाया, उनकी फिल्मों में भी गाया, इन्होंने बंगाली टेलीविजन पे भी गाया, बंगला टेलीविजन पे भी गाया, उनकी फिल्मों और में भी। उनकी फिल्मों में बहुत सारा गाया। इन्होंने हमारे टेलीविजन पे बहुत सारा गाया, और इन्होंने हमारी फिल्मों में बहुत सारा गाया। इनका कमाल ये था कि बज़्म लैला एक प्रोग्राम इनके यहीं पर रहते हुए, यानी जब भी पाकिस्तान में थी, कराची टेलीविजन से इनके नाम पे एक प्रोग्राम चलता रहा, बज़्म लैला। उसके बाद ज़िया मुहियुद्दीन साहब का जो शो था, उसमें ये 2 साल तक मुसलसल अपेयर होती रही, 72-74 तक। उसमें भी ये काम करती रही, और बहुत अच्छा काम करती रही। अभी सारा ने जो गाना अभी सुनाया था हमें, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए, सारा गा रही थी, और मुझे रानी बेगम याद आ रही थी। ये रानी बेगम पे फिल्माया सारा हुआ, को मैं याद आ रही थी। अच्छा, ये रानी बेगम वहीद मुराद पे फिल्माया हुआ गाना था। और निसार बज़मी के साथ जितना इन्होंने शानदार काम किया है रूना लैला ने, दैट इज़ जस्ट वेरी स्पेशल। इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। इन मैडम का भी इंटरेक्शन रह चुका है रूना लैला साहिबा के साथ, ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताओगे पहले तो उनके बारे में कुछ, अगर आप बिल्कुल, शेयर करना चाहते मैं हो। उनके बारे में यही कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने रूना जी के बारे में जिक्र किया। मैं तो ऑलवेज आई एम सो एक्साइटेड टू सिंग, एंड टू सिंग सम स्पेशल ट्रैक्स इज़ ऑलवेज स्पेशल। ये जो हमने गाना गाया आप दिल की अंजुमन में, मैं इसको सुन रही थी, और रूना जी को मैंने शुरू से बहुत सुना है, और फिर सुर क्षेत्रा में उन्होंने मुझे जज किया, तो हर हफ्ते उनसे मुलाकात होती थी,
और वो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देती थी लाइक और हमेशा वो बड़ी सरप्राइजिंगली मतलब खुश हो रही होती थी कि ये बड़ा डिफरेंट सा तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन है, बिकॉज हमने कंपटीशन में हर तरह के गाने गाने होते थे। तो जब हम झूम 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 बाबा गाया तो शी वाज स्टैंड और उन्होंने खड़े होकर हमें स्टैंडिंग ओवेशन दी कि इट वाज वेरी नाइस। देन डिफरेंट जो गाने थे कुछ सॉफ्ट है या कोई रागनी वाला है तो उस पर भी मतलब उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा रहती थी अक्सर, लेकिन वो पूछती थी कि अब वो आ नहीं पाती उतना फ्रीक्वेंट जितना इवेंट्स के लिए वो लोग पहले आते थे, तो यहाँ कैसा है माहौल। तो मैं तो उनको हमेशा बताती थी कि अभी भी दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। ये हर कॉन्सर्ट का हमारा एक मस्ट ट्रैक है। और आप दिल की अंजुमन में मैंने कल रात को सुना सही तरह, और फिर मैंने इसकी सच्चाई सुनी एंड आई वाज लाइक क्या खूबसूरत तान लेके ये वापस आ रहा है बहर में। और फिर हम सारे म्यूजिशियंस बैठ गए सर जोड़ के और हमने सोचा कि नहीं, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस ट्रैक। तो बहुत ही शानदार। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उस वक्त जितने भी सिंगर्स थे और कंपोजर्स, कमाल का काम हो रहा था। रोबिन खुर साहब, निसार बज़मी साहब, रूना लैला जी, माला, सब कंपटीशन में भी ऐसे एक से बढ़ के एक सितारे थे और सारे ही अपनी जगह चमक रहे थे। मुझे तो ये बड़ा प्यारा लगता है सोच के कि कितना अच्छा लगता होगा ऑडियो ट्यूनर्स के बगैर। अच्छा सर, एक बात बताऊँ, आपने भी जिस तरह मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, एक तो सबसे पहले तो उसका क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी डिसीजंस जो हैं हमारी कंटेंट टीम लेती है। व्यूअर्स, आई विश में इतनी इंटेलिजेंट, इतनी वो होती जितनी हमारी टीम अक्लमंद है, ये इन लोगों की काबिश होती है। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि अभी अगर मुझे ये भी कहते हैं कि चलो जी अब लूडो खिलानी है सब बच्चों को ऑनर, तो मैं वो भी करा देती बिकॉज मैं होस्ट हूँ, मेरा काम ये है। दूसरी बात, ये बच्ची जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा दाद ऑनर देना चाहूँगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी हमने ट्रिब्यूट पेश किया किसी को, तो ये जब जा रही थी तो उन्होंने कहा जुगन कि दीदी जिसको आप कहीं अगर ट्रिब्यूट पेश करना है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, क्योंकि ये हमारे वो सीनियर्स हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करते आजकल के। आपको पता है खान साहब, यंग आर्टिस्ट जो हैं सीनियर्स के गाने ज़रूर गाते हैं लेकिन उनको ट्रिब्यूट नहीं पेश करना चाहते, क्योंकि ट्रिब्यूट का मतलब ये है कि वो फोकस में आ गए ना और ये लोग फोकस से हट गए। सो बात ये कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कहनी कि व्यूअर्स, हम अक्सर ढूंढते हैं अपने जो ये इस्टेब्लिश्ड यंग आर्टिस्ट होते हैं, यंग से मुराद एज वाइज यंग। अब इस्टेब्लिश्ड यंग आर्टिस्ट को अप्रोच करो, वो कहते हैं जी हमारे गानों की बात करें, हमारी चीज़ों की बात करें, ट्रिब्यूट हम क्यों देने के लिए आए। शी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल एंड हिना नसरुल्ला, ये दो मेरे बच्चे हैं जो बहुत ही लवली पीपल हैं, और जब इनको हम ट्रिब्यूट का कहते हैं ये हमेशा हाजिर होते हैं। ये मैं ऑन एयर बात शेयर करना चाहती हूँ कि भाई किसी को, अगर मेरे एक फेलो एंकर्स को भी टेंशन हो रही है कि यार हमने ट्रिब्यूट पेश करना है, किसी को क्या करें, तो एटलीस्ट सारा है हिना नसरुल्ला की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दी ऑनर्स, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक ऐसा होता है। लास्ट हमने जब गाया था अब तो मेरा तो ख्याल है कि मैंने उसको 2 कॉन्सर्ट्स पे भी गाया बाद में, और सारा माहौल एकदम साकित हो गया जैसे हमने उनका गाना गाया था। तो मेरा ख्याल है कि जितना आप सीखते हैं ना ट्रिब्यूट देने से, जितना आपको और सीखने को मिलता है इन लेजेंड्स को गा गा के, इनकी बारीकियाँ। अगले गाने में मैं आपसे एक और बारीकी शेयर करूँगी। अच्छा, अगले गाने में कि अगर टीज़र दे दें कि अब हम क्या सुनने वाले हैं ब्रेक के बाद। अभी हम सुनने वाले हैं, क्योंकि मेरा सारा फोकस आज के सॉन्ग्स पे, इसलिए मैंने अभी पिछले सॉन्ग्स की बात नहीं की। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, रोबिन खुर साहब की कॉम्पोजिशन, दैट ग्रैंड पियानो वाला फील, इट वाज लवली। हम ब्रेक के बाद सुनते हुए आएंगे और फिर खान साहब आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि रूना लैला जी अहमद रुश्ती से बहुत इंस्पायर्ड थी, तो इस इंस्पिरेशन के पीछे क्या कहानी थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। भरी दुनिया को वीरान पाए जब हम नहीं होंगे। हमें खोकर
किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे भरी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे हमें खोकर बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें लेकिन बहुत आसान सही राहें वफा की मंजिलें लेकिन अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। Thank you so much. Thank आजा you. मेरा बेटा। And truly- सो मच, क्या बात है, ब्यूटीफुल। We got emotional because definitely रूना जी के बगैर वाकई में फील हो रहा था। अच्छा, ये रूना लैला का फेवरेट सॉन्ग है। उनसे एक लिस्ट बनाएगी और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा द मोस्ट फेवरेट यही गाना है। ये शबनम जी पे फिल्माया गया हुआ है, शबनम नदीम की फिल्म थी ये एहसास। एहसास फिल्म का ये गाना है और क्या इमोशनल गाना है। वाकई अगर ये फील किया जाए कि हमारे बाद लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो वाकई बाद में पछताने वाली बात और मुनासिब वही नहीं चीज है। जो हम थोड़ी देर पहले है ना? कह रहे थे कि बाद में जाने के पछताना नहीं बाद चाहिए। याद जरूर करो, वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट लाइफ टाइम में तो अप्रिशिएट करो ना। बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और खैर इसकी ड्यूअल मीनिंग भी है कि व्हेन आई एम गॉन तो देन व्हाट विल यू डू, मतलब इफ आई वॉक अवे फ्रॉम यू, या अगर मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो मतलब मैं तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अहमद रुश्दी साहब से आप इतनी इंस्पायर्ड क्यों थी, मतलब बाकायदा आप उनको गुरु मानती थी? अच्छा, अहमद रुश्दी जो है ना, वो उस दौर के, चूँकि उससे पहले जब जो अहमद रुश्दी का दौर है वहाँ पे वो पॉप भी गा रहे थे, वो उन्होंने तेज़ गाने भी गाए, बहुत सारे गाने उन्होंने तेज़ गाए, हिप हॉप और इस किस्म के गाने अहमद रुश्दी साहब गा रहे थे। अहमद रुश्दी का ताल्लुक भी कराची के साथ था और रूना जी का ताल्लुक भी कराची के साथ था। ये उनसे बहुत मुतासिर थीं और मुतासिर होने के बाद फिर ये जब आई हैं इंडस्ट्री में, फिर उन्होंने बहुत सारे गीत अहमद रुश्दी जी के साथ गाए। और रूना जी का भी कमाल ये है कि उन्होंने सिर्फ फिल्मी गाने नहीं गाए, फिल्मी गानों के साथ उस दौर के जो तेज़ तरीन गाने हैं, जो क्लब के गाने हैं, जो उस दौर के आप मॉडर्न गाने कह लीजिए, वो भी इन्होंने सारे गाए। और इनके पास एक और कमाल ये था कि इन्होंने गज़लें भी कमाल गाई हुई हैं। इस खातून का कमाल ही यही है कि इनके पास सब कुछ था, यानी फिल्मी गाना भी है, तेज़ गाना भी है, पंजाबी गाना भी है और 17 ज़ुबानों में गाने वाली ये खातून थी। अब यही मैं इसी की तरफ आना चाह रही थी कि आप में कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको इतना यूनिक बनाते थे, क्योंकि सारा में भी माशाल्लाह ये क्वालिटी बिल्कुल है, है। जो गवाना है गवा दो। मतलब जब कोई बात कर रहा था कि पॉप में कहते सारा को बुला लेते हैं, फिर जब बात होती है कि अच्छा कुछ ज़रा सा गज़ल और ज़रा स्लो, ज़रा मेलो की तरफ जाते हैं, गज़ल एंड मेलो, वो सारा बुला लेते हैं। सूफी कलाम की बात करो, इस बच्ची का नाम टॉप होता है। बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जिनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, और सारा में वाकई ये सारी खूबियाँ हैं। और मुझे इनकी आवाज़ भी कभी कभी लगा करती है कि जैसे माला बेगम और रूना लैला, नहीद अख्तर, नगीना नूर, इनका को अगर जॉइंट मैडम जी वेंचर को भी होता, जब सुनाती है तो मैडम जी भी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। एटलीस्ट आप मतलब देखें, जिसको ट्रिब्यूट पेश करें उसकी आवाज़ को तो जस्टिफाई लगना कर चाहिए। सके ना, उसको तो जस्टिफाई कर और रूना लैला भी जो है वो, उनके बारे में हमने यही पढ़ा और यही सुना कि वो 17 ज़ुबानों में गा लेती थी और इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश, पंजाबी के भी। अच्छा, ये खातून देखें, बंगाली खातून, कराची में पली बड़ी, लेकिन उन्होंने पंजाबी गाने भी कुछ गाए हैं और क्या कमाल गाने गाए हैं।
पंजाबी भी ये गाती थी और बहुत अच्छे फिल्मी गाने इनके गाए हुए हैं। और यही उनकी वैरायटी है, यही उनकी वर्सटैलिटी है कि छोटी सी उम्र की लड़की कि 74 में तो जितना उन्होंने म्यूज़िक पे काम किया, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फिल्मों का काम वो 74 तक की है, 66 से 74 तक। लेकिन उन 8 सालों में उस 22 साल 24 साल लड़की ने लेकिन बहुत क्या छोटी कमाल उम्र किया। पे जब इतनी फेम मिल जाती है तो पर्सनैलिटी कैसी बनती है फिर इंसान की, ये सवाल है। अच्छा, इनका हर बंदे कमाल को फेम रास नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। देखिए, उनको फेम रास आई तो फिर वो बरसगीर पाक हिंद की एक सिंगर बनी ना। उन्होंने जाके इंडिया में भी गाया, उन्होंने बांग्लादेश में भी गाया और उन्होंने कंसर्ट्स जितने कर छोड़े हैं। रूना लैला का कमाल है कंसर्ट, वो परफॉर्मर बहुत शानदार थी। वो स्टेज पे जब गाती थी तो लगता था कि यस, एक स्टिल होके नहीं गाया जा रहा, क्योंकि उससे पहले शायद इसी तरह का रवाज था। लेकिन वो खातून जब भी स्टेज पे गाती रही हैं या अभी भी गाती हैं तो उन्हें हिलना जुलना आता है, गाने के साथ साथ परफॉर्म करना उन्हें आता था। ये उनका कमाल है। शी वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर एज वेल, आई मस्ट वही से। तो बात है, एंटरटेनर होना बड़ा ज़रूरी है। एंड ये वो मतलब उस वक्त में जब अगर आप सिर्फ गा भी रहे होते थे तो इट वाज इनफ। आप एक प्रॉपर परफॉर्मर थी। एक्चुअली अगर रूना लैला जी आज भी लॉन्च की जाती तो वो उतनी ही पॉपुलर होती, शायद ज़्यादा, क्योंकि अब ऑडियो विजुअल ज़माना है, अब सिर्फ गाने पे बात नहीं बनती। बिल्कुल आपको ठीक भी है। पता है। सर ये बताइए कि 3 दिनों में 30 गाने आपने रिकॉर्ड किए, ये आपका एक रिकॉर्ड है, ये फैक्ट ये है? मैंने सुना कि ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शायद हाँ जी। ये दर्ज है, यही बात जो है ना, 3 दिनों में 30 गाने और नए गाने। 3 दिनों में, पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, 3 दिनों में अपने गाए हुए 30 गाने, यानी कि दिन में Yes. आपने 10 गाने 10 गाने, एक दिन में 10 गाने। और ये वो वाला दौर है जब कंप्यूटर जी अभी साथ नहीं देते थे, कंप्यूटर जी साथ नहीं थे देते, तब आपको खुद ही गाना होता खुद ही था। गाना और अगर कहीं से आप भूल गए हैं तो फिर आपको वापस ज़ीरो से जाके शुरू करना है। ये वो वाला दौर है, ये मुश्किल वाला दौर है, जब अभी बहुत सारी हमें जो और उस सहूलतें। वक्त रिकॉर्ड जो करा रहे होते थे गाने, वो भी बड़े स्ट्रिक्ट लोग थे, वो Yes. खुद उस्ताद बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये नहीं था कि आप ज़रा सी आपकी आवाज़ कहीं लेफ्ट राइट निकल गई तो उनने कहा खैर है बाद में ठीक कर लेंगे या डजंट मैटर, उसी वक्त आपको रोकते थे। मैंने भी कोई ना, वो जो अब आज के बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको बहुत सारी सहूलतें मिली हुई हैं, मतलब वो खुद ही उसको सेट भी कर लेता है, कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करते कंप्यूटर जी जाते तो हैं, बस वो फिर ठीक करता जाता है। लेकिन ये वो वाला दौर है जब ओरिजिनल गाना है, असली गाना है। तो सो दैट वाज समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग फॉर हर। सर She proved her worth. पीटीवी के साथ इनकी एसोसिएशन कैसी रही? बज़्म लैला इन्होंने किया कराची से, बिल्कुल। और बज़्म लैला इन्हीं का प्रोग्राम था, यानी उसमें इन्हीं के गाने, 6 गाने होते थे गालबन, 5 या 6 गाने, 25 मिनट का जो प्रोग्राम होता था वो करती रही ये, और बहुत सारा देर इन्होंने किया। और फिर वही बात, आप वाली बात है कि जो बचपने में फेम मिलने वाली बात है ना, कि 66 में एक खातून आई है और वो अगर 68-70 तक ये काम कर रही हैं और उसके फ़ौरन बाद ज़िया मोहिउद्दीन में चली जाती हैं, ज़िया मोहिउद्दीन शो में, जो कि उस दौर का बहुत बड़ा शो था। या वो 72 से 74 तक फिर उसमें भी चली गई, उसमें भी ये मुश्किल गाती थी, उनमें एक गाना इनका होता रहा है बहुत देर तक, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, फैशन आइकॉन भी थी। देखिए, उन्होंने जिस तरह की- मैडम जी इज नोन एज अ फैशन आइकॉन, उसी तरह रूना लैला जी की भी जो एक बड़ी डिस्टिंक्ट स्टाइल था, उन्होंने आज भी खैर उसको मेंटेन रखा है, लेकिन बिल्कुल। उस पे क्या कहेंगे? उनकी साड़ियाँ देख लें, उनके मॉडर्न लिबास देख लें, जिस तरह के वो चूँकि हर तरह का ड्रेसिंग करती थी, वो जो बेल बॉटम्स और उस तरह की शर्ट्स और वो स्लीवलेस शर्ट्स और इस तरह के, फिर उनके हेयर स्टाइल्स और वो सारा। और उस दौर में तो चूँकि सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था ना, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था, इसका मतलब है कि जो भी बंदी इस तरह की जो है फैशन आइकॉन है, जो कुछ वहाँ पे कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर, that is going to be that style. And she had a style which was very popular in those days, which is definitely being learned by now. Up till now we are just going to have that good memory. लेकिन उस खातून ने अपने आप को हर तरह से साबित किया। फिर इनकी आवाज़ का कमाल ये था, देखिए मैडम नूर जहाँ की मौजूदगी में एक मुख्तलिफ आवाज़, मैडम नूर जहाँ की मौजूदगी में अपने आप को मनवाना। और उससे पहले जुबैदा खानम जी घर की हो गई हुई थी, शादी कर ली हुई थी उन्होंने, घर चली गई हुई थी, गा नहीं रही थी। उसके वक्त जो है हमारी माला बेगम, वो उस वक्त गा रही थी, उस वक्त आयरन परवीन गा रही थी, नज़ीर बेगम गा रही थी, ये वाली ख़वातीन उस वक्त इन थी। और उनकी मौजूदगी में
एक नई आवाज़ और ऐसी आवाज़ और अपनी यूनिक जगह बनाना, ये नहीं कि ये नहीं किसी ने कहा कि ये ऐसे गाती हैं या उसकी तरह गाती हैं। उन्होंने अपनी कॉपी जगह नहीं बनाना। किया, उन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपने ओरिजिनल गाने गाए और उनके पास अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी हुई थी, जहाँ चाहती थी आवाज़ को उठा लेती थी, जहाँ चाहती थी वापस ले आती थी और सुर में वापस आती थी। ये मेरा ख्याल सारा इससे एग्री करेंगे बिल्कुल, हर कि सुर में गाने- वापस आना ये मुश्किल काम है। हर गाने में देखिए, अभी आप पर्सनालिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि शी हैड अ वेरी काइंड ऑफ पॉप स्टार वाली उनकी एक थी लुक, लेकिन गाने में आप देखें अगर वो काटे ना कटेरे गा रहे हैं तो वो उसकी फील से गाती थी। जब उन्होंने अभी एक गज़ल है उनकी गाने लगे हैं उनकी नज़रों से मोहब्बत, अब वो इसमें उनकी अपनी फील आ रही है। मेरा बाबू छैन शर्मिला विच इज़ गोइंग टू बी अ लास्ट ट्रैक फॉर टुडे, तो उसमें उनकी एकदम लाइक यू नो चमक चलो फुल एक फील आ रही है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि उनकी पर्सनालिटी जैसे भी थी उन्होंने सुर पे कभी भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है कि हर गाने को उसकी बेइंतहा महारत के साथ पेश अच्छा किया। फिर सारा उन्होंने ना सैड सॉन्ग्स भी गाए, बिल्कुल, हमें खोकर दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, ये भी उन्हीं का गाना। और वो ठंडा ठार बिल्कुल गाना, बिल्कुल ही ठंडा ठार गाना, चंपा और चमेली दो कलियां नई नवेली। फिर उनका सावन आए कितने गाने गाए सावन हुए हैं जाए, मेरे ख्याल है उन्होंने बहुत लैला जी ने ज़्यादा। original, बहुत- कितने कितने बहुत, होंगे? आई गेस दे बहुत मस्ट सारे बीन गाने हैं। थाउजेंड्स, दे मस्ट बीन थाउजेंड्स, Thousands ना? कलेक्टिवली दे मस्ट बीन थाउजेंड्स। अच्छा खैर, उन थाउजेंड्स में से एक सॉन्ग हम सुनते हुए आएंगे ठीक और फिर एक सॉन्ग जाते हुए भी सुनेंगे, क्योंकि बिल्कुल दो ठीक है। गाने और तो हमने सुनने हैं। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स रियाज साहब, आप बीइंग आवर एनसाइक्लोपीडिया मजीद कुछ खजाने निकाल के हमारे साथ शेयर करेंगे। sure। और किचन में भी एक अजीबो गरीब किस्म की आज हमने डिश बनाई है। मुझे अभी तक शेफ कोमल मलिक की कुछ समझ नहीं आई। गैस करें क्या हो सकता है? चिप्स तो फ्राई हो रहे थे, उसके ना, आगे ना। कुछ नहीं पता। फ्राइड चिकन चिप्स कढ़ाई। वाओ, हाँ जी, वाओ पे ही हम ब्रेक पे जाएंगे इतने सुरीली लोगों के साथ। अब पता नहीं सुरीला खाना बना है कि भयानक बना है, ये मैं किचन में चेक करके बताऊंगी अभी ब्रेक के बाद। आप फिक्र ना करें, आप खुश ना हो अभी ज्यादा। नहीं, तैयार तो हो इंशाल्लाह गई हमारी डिशेस, लेकिन अब ब्रेक के बाद बताऊंगी ठीक था कि नहीं। आप हमारे साथ रहिएगा। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। जिंदगी डूब गई उनकी हंसियों में, जिंदगी डूब गई उनकी हंसियों में। यूं मेरे प्यार के अफसाने को अंजाम मिला। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। मुझको खुद अपनी अदाओं से ही जाने लगा। मुझको खुद अपनी अदाओं से ही जाने लगा। मुझको खुद अपनी अदाओं से ही जाने लगा। उनके होठों पे मचलता जो मेरा नाम मिला। उनकी नजरों से मोहब्बत
मिला। अच्छा जुगन जी, इससे पहले कि आप बोलें, मैं ये बता दूं कि यही वो गाना है जिससे रूना लैला एंटर हुई थी। ये दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ रूना लैला। 1966 में यही गाना था। फिल्म हम दोनों थी, दीबा और कमाल पे ये फिल्माया गया था गाना, और ये वो गाना था जिसने रूना लैला को इंट्रोड्यूस करवाया था। दैट वाज हर फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री। बट आपने कहा था एक और भी उन्होंने सॉन्ग बच्ची इससे के पहले वो गाया था, लेकिन वो मकबूल नहीं था। मकबूल नहीं हुआ। मकबूल नहीं हुआ था। इस गाने ने, ये ब्लॉकबस्टर, ये वाला गाना दिस वाज द ब्लॉकबस्टर हिट। Beautiful track indeed. ब्यूटीफुल, वाह, वेरी क्या वेरी बात। ब्यूटीफुल। अच्छा किचन जल्दी से हम चेक कर लें। अच्छा व्यूअर्स, मैंने चख लिया है और ये सब गवाह हैं इस बात के कि मैंने चखा है। एक्चुअली आपकी फ्राइड चिकन एंड चिप्स की जो कढ़ाई है बहुत मज़े की है। थैंक यू। और मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कहा ये क्या था, देसी और गोरे की कॉम्बिनेशन, ये क्या था ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छी थी। ये फ्यूजन कंफ्यूजन नहीं थी। Okay, last song के जी, बाद मैंने फ्राइड चिकन चिली बनाई है और चिप्स के साथ, और साथ सैलेड और रायते के साथ सर्व की है। अमेजिंग। और ये इतनी लजीज है कि आपको रोटी चावल के ये मोहताज ही नहीं है, ये बिल्कुल। बाइट सेल्फ भी आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. ओके, सो आज का सिंगर, ये आप दोनों से सवाल है सर, आपसे शुरू करेंगे कि रूना लैला जी से क्या सीख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा ख्याल- उन्होंने साउथ एशियन फेम हासिल की एंड देन इंटरनेशनल स्टार हैं वो। देखिए पाकिस्तान का सिंगर बाहर जाके भी परफॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन रूना लैला जी को बहुत से ममालिक अपना समझते हैं कि ये हमारी आर्टिस्ट हैं। दैट मेक्स हर अ साउथ एशियन आर्टिस्ट। जैसे आपने कहा कि बरस सकीर की वो स्टार है, तो या आज का सिंगर उनसे क्या सीख सकता है? अच्छा, या ये सीख देख लें सकती है? कि ये खातून पिछले कितने सालों से गाती चली जा रही हैं और आज भी वो कंसर्ट कर रही हैं, आज भी वो गा रही हैं। पहली बात तो ये है कि आपको सीख के आना चाहिए, ये सीखी सिखाई ये खातून थी। दूसरी बात ये कि अपनी यूनिकनेस को कायम रखना चाहिए। जब मेरा अपना कोई भी गाना नहीं है, मैं फ़लाँ का भी गाना गा लेता हूँ, मैं फ़लाँ का भी गाना गा लेता हूँ, मैं फ़लाँ से भी मुतासर हूँ, मैं उससे मुतासर होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपना भी तो कुछ ना कुछ रखिए ना। आपकी आवाज़ क्या है, ओरिजिनल रहिए। जब आप ओरिजिनल रहेंगे, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैडम नूर जहाँ की मौजूदगी में एक यूनिक वॉइस आई और उस यूनिक वॉइस ने अपने आप को मनवाया, न सिर्फ पाकिस्तान में बनवाया बल्कि बहुत सारे ममालिक में मनवाया। उसकी रीज़न यही थी कि उन्होंने अपनी यूनिकनेस को कहीं इधर नहीं होने दिया। फिर उनके पास वर्सटैलिटी बहुत सारी थी, और आज के सिंगर को इन सभी चीज़ों पे, फिर परफॉर्मर बहुत अच्छा होना, स्टेज पे जब आप हैं तो फिर आप स्टेज पर हैं, फिर आपकी मौजूदगी का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एहसास होता रहना चाहिए कि आप वहाँ पर हैं। यही बातें हैं। आपका स्टाइल दैट काउंट्स वेरी मच, आपकी यूनिक वॉइस, और यूनिक वॉइस को अपनी आप रियाजत के साथ उसको बेटर करना, और फिर उसके बाद सीखना, सीख के आप आएँ। फिर वर्सटैलिटी कि उन्होंने रैप सॉन्ग भी गाए, उन्होंने जो है वो फिल्मी गीत भी गाए हुए हैं, उनके पास गज़ल भी है, उनके पास सभी कुछ है। तो दैट इज़ द थिंग विच मेक्स हर वेरी प्रोमिनेंट फॉर द रीज़न शी इज़ सर्विंग द म्यूज़िक फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, और आज तक वो काम कर रही हैं। और मेरा ख्याल है यही बात है जो हमारे जो नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं उनको सीखना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बेटा? यही कहना चाहूँगी कि बड़ा ही एक गोल्डन पीरियड रहा है उस वक़्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का भी, जब सबसे खूबसूरत बात यह है कि रूना लैला जी से एज एन आर्टिस्ट हम ये सीखते हैं कि अपना वर्सेटैलिटी और गायकी जो है उस पर महारत होनी चाहिए। सेकेंडली, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, जो इतनी खूबसूरत साजिंदे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मवाक़े, फिल्म डायरेक्टर्स, एक पूरी जो इंडस्ट्री के साथ मिल के आप देखें जब उनके गाने बाहर आए हैं, बिकॉज शी वॉज़ अ वोकलिस्ट और एज अ वोकलिस्ट हम उनसे सीख रहे हैं। लेकिन जो एक पूरी टीम है, आई होप कि वो सब दोबारा वो चीज़ें कभी दोबारा बने, ताकि जो अच्छी आवाज़ें हैं फ्यूचर में आने वाली, तब तक वो अपना रियाजत जारी रखें। मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूँगी, क्योंकि वंस द इंडस्ट्री इज़ देयर देन यू विल गेट टू सिंग ऑल दोज डिफरेंट जॉनराज ऑफ ट्रैक, बिकॉज ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। और तब तक मेक पॉसिबल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को गाएं, आपकी गली की तैयारी के लिए और आपकी इवन फ़ैन फॉलोइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन लोगों को गाते रहें, क्योंकि इनके इतने ढेर सारे फैंस हैं कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कवर देम ऑन यूट्यूब यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू सो मेनी हार्ट्स। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया बेटे, एंड हमारे बहुत ही ब्रिलियंट सुपरस्टार्स का भी शुक्रिया। यहाँ पे शो को क्लोज़ करेंगे किस
रूना लैला जी के ट्रिब्यूट से। एक गाना जो आपके ऊपर पूरा एकदम जचता है ना, जो आप एक्चुअली फिल्म में गा रही होती है अगर आप चाहे होती मुझे तो कोई जंगली कहे। नहीं अच्छा, नहीं। हाँ। और ये वो गाना जो है हम उससे एंड करेंगे। और मुझे अभी भी वो अपना पहला इंटरव्यू याद आता है, जब मेरे ख्याल में इतनी थी और आपने ऐसे ही मेरे साथ इंटरव्यू किया था। उस दिन मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा माँ मेरी होस्ट बहुत अच्छी थी, हाँ। शी वाज सो फ्रेंडली। और वो इतनी ढीठ है कि वो चिमड़ी गई और फिर जान ही नहीं छोड़ती। वो दिन और आज का दिन कोई बाबू ऐसा खैर साल नहीं शबीला। गुजरता जिसमें 2-3 बाबू खैर दफा तो मैं शबीला। कम से कम सारा को तंग ना करूँ कि चलो आओ। इंशाल्लाह विल बी देयर सून। लेकिन ये आपके ऊपर पिक्चराइज होना चाहिए ये गाना। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। होठों पे गीत खुशी के बिखरे तो खिलती है कलियाँ। प्यार जताए सबसे छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे। मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो नाचूंगी। हाँ मेरा बिलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बिलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मैं सही कह रही थी। आज हसीने देखते मुझको सारी सखियाँ। पास बुलाकर चुपके से पूछेंगे सजना की बत्तियाँ। कुछ न छुपाऊं सबसे छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाँ मैं घबराऊं रे। ओ मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा बिलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बिलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आँखों में प्यार जता के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। आँखों में प्यार जता के करता है मीठी मीठी बत्तियाँ। होठों पे फूल खुशी के हंसदी तो बिखेरे बत्तियाँ। प्यार जताए नैन लड़ाए मैं कित जाऊं रे, हाय मैं कित जाऊं रे। ओ मेरा बाबू शेर शबीला मैं तो, ओ शी used to dance on that.